वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 12 और 12 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है जा द्रव्य का त्वाच प्रत्यक्ष होवे ता द्रव्य की प्रत्यक्ष योग्य जाति का भी त्वाच प्रत्यक्ष होवे है। लग गया? चलिए भाई, तो बात यह चल रही है। तो 6 प्रकार के प्रमाण और उन 6 प्रकार के प्रमाणों से 6 प्रकार की प्रमा उत्पन्न होती है, इस बात को बताया था। और उन 6 प्रमाणों में सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, और उस प्रत्यक्ष प्रमाण के भी 6 भेद है, श्रोत्र त्वक नेत्र इत्यादि। उनमें से प्रत्यक्ष प्रमाण में सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण जिसका नाम है श्रोत्र, और श्रोत्र इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली जो प्रमा है उस प्रमा का नाम है श्रोत्रज प्रमा। ठीक है, तो श्रोत्र इंद्रिय करण होने से प्रमाण है, और उस श्रोत्र इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान उसको कहते श्रोत्रज प्रमा, वो फल है। और श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्दादिक विषयों का प्रत्यक्ष होता है। इन सभी बातों की चर्चा हो चुकी है। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत द्वितीय प्रमाण आता है त्वक इंद्रिय। तो त्वक इंद्रिय भी प्रमाण है, और उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान उसको उस ज्ञान को कहते त्वाच ज्ञान, अर्थात त्वाच प्रमा। तो त्वक इंद्रिय करण है और त्वाच प्रमा फल है। और त्वक इंद्रिय का विषयों के साथ जो संबंध बनता है वो हो जाता है व्यापार, और व्यापार वाला असाधारण कारण त्वक इंद्रिय है। अतः त्वाच प्रमा का करण त्वक इंद्रिय है, अर्थात त्वक यह प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस बात को बताया। और त्वक इंद्रिय के द्वारा किस चीज का प्रत्यक्ष होता है वो भी बताया। जैसे द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, किंतु त्वक इंद्रिय के द्वारा उस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है जिसमें उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श है, क्योंकि नैयायिकों की यह प्रक्रिया है, उनका ऐसा मानना है। तो जिस द्रव्य में उद्भूत रूप भी चाहिए और उद्भूत स्पर्श भी चाहिए, तब उस द्रव्य का प्रत्यक्ष त्वक इंद्रिय से होता है। जैसे त्वक इंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि घट द्रव्य है और उसमें उद्भूत रूप, उद्भूत का मतलब होता है प्रत्यक्ष होने योग्य। तो प्रत्यक्ष होने योग्य रूप और प्रत्यक्ष होने योग्य स्पर्श घट में है, अतः घट का प्रत्यक्ष त्वक इंद्रिय से भी होता है। और उस द्रव्य में रहने वाला जो स्पर्श गुण उसका भी प्रत्यक्ष होता है त्वक इंद्रिय से। उस स्पर्श में रहने वाली जाति उसका भी प्रत्यक्ष होता है स्पर्शत्व जाति का। तो त्वक इंद्रिय के द्वारा घट द्रव्य का जब प्रत्यक्ष करना है तब संबंध बनता है संयोग, 2 द्रव्यों का संयोग होता है। त्वक इंद्रिय द्रव्य है, घट भी द्रव्य है, अतः त्वक इंद्रिय का घट से संयोग संबंध होता है। तो संयोग संबंध से त्वक इंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होता है। और घट में रहने वाली घटत्व जाति और उस घट में रहने वाला स्पर्श गुण का भी प्रत्यक्ष होता है त्वक इंद्रिय से। घट में रहने वाले घटत्व जाति का भी प्रत्यक्ष होता है त्वक इंद्रिय से। किंतु घटत्व जाति अर्थात द्रव्य में विद्यमान जाति और द्रव्य में विद्यमान स्पर्शादि गुण, उनका जब त्वक इंद्रिय से प्रत्यक्ष होना है तब संबंध बन जाता है कौन? संयुक्त समवाय। त्वक संयुक्त हुआ घट और उस घट में घटत्व जाति का समवाय संबंध है, कि त्वक संयुक्त हुआ घट और उस घट में स्पर्श गुण समवाय संबंध से है। तो त्वक संयुक्त समवाय, इस संबंध से घटत्व जाति और घट में विद्यमान स्पर्श गुण इसका प्रत्यक्ष होता है त्वक इंद्रिय से। और उस स्पर्श में रहने वाली जो स्पर्शत्व जाति उसका जब
त्वग इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष करना है, तब संबंध बनता है कौन? त्वक संयुक्त समवेत समवाय। त्वक संयुक्त हुआ घट, उस घट में समवाय संबंध से विद्यमान है स्पर्श, और स्पर्श में समवाय संबंध से विद्यमान है स्पर्शत्व जाति। अतः त्वग इंद्रिय का स्पर्शत्व जाति के साथ जो संबंध है वह कौन सा? संयुक्त समवेत समवाय। लग गया? ये बात हो गई। तो त्वग इंद्रिय के द्वारा कौन से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, इस बात की चर्चा यहां तक हुई थी। तो त्वग इंद्रिय के द्वारा उस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है जिसमें उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श है। फिर उस द्रव्य में रहने वाली जाति, उसका भी प्रत्यक्ष त्वग इंद्रिय से होता है। वही बात अब बोल रहे हैं, अभी जो पंक्ति पढ़ी। तो चलिए आगे। जा द्रव्य का त्वाच प्रत्यक्ष होवे, जिस द्रव्य का त्वग इंद्रिय से क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। जैसे घट का प्रत्यक्ष होता है त्वग इंद्रिय से। फिर आगे, ता द्रव्य की प्रत्यक्ष योग्य जाति का भी त्वाच प्रत्यक्ष होवे। ता द्रव्य घट द्रव्य, उस घट में रहने वाली जो प्रत्यक्ष होने योग्य जाति कौन? घटत्व जाति। उस घटत्व जाति का भी त्वग इंद्रिय से क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, अर्थात त्वाच प्रत्यक्ष होता है। वही कह रहे, ता द्रव्य की प्रत्यक्ष योग्य जाति का भी त्वाच प्रत्यक्ष होवे। जैसे घट का त्वाच प्रत्यक्ष होवे, घटा रहे नियम को, घट का क्या होता है? त्वाच प्रत्यक्ष। त्वाच प्रत्यक्ष मतलब त्वग इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि त्वग इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष होता है उसका नाम है त्वाच प्रत्यक्ष। जैसे घट का त्वाच प्रत्यक्ष होवे, तहा घट में प्रत्यक्ष योग्य जाति, घट में रहने वाली प्रत्यक्ष योग्य जाति कौन? घटत्व जाति। उस घटत्व जाति का भी प्रत्यक्ष होता है। वही कह रहे, ता घट में प्रत्यक्ष योग्य जाति घटत्व है, ता का भी त्वाच प्रत्यक्ष होवे है। ठीक है? तैसे और द्रव्य में जो स्पर्श, संख्या, परिमाण, संयोग, विभागादिक योग्य गुण तिनका, और स्पर्शादिकन में स्पर्शत्वादिक जाति तिनका भी त्वाच प्रत्यक्ष होवे है। तो द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है त्वाच प्रत्यक्ष, द्रव्य में रहने वाले जाति का त्वाच प्रत्यक्ष होता है, और द्रव्य में रहने वाले गुण, जैसे द्रव्य हुआ घट, उस घट रूप द्रव्य में रहने वाले जो गुण, जैसे घट में स्पर्श गुण है, उसका भी प्रत्यक्ष होता है। ठीक? और बहुत सारे गुण है। घट में संख्या है, एक घट है, दो घट है, संख्या का भी प्रत्यक्ष होता है त्वग इंद्रिय के द्वारा। ठीक? वही कह रहे। तो ऐसे द्रव्य में जो स्पर्श, स्पर्श नाम का गुण है, संख्या भी गुण है, परिमाण, घट का परिमाण आकार विशेष, छोटा है, बड़ा है कि नहीं, उसमें रस्वत्व दीर्घत्व जो भी परिमाण होगा उसका भी प्रत्यक्ष होता है त्वग इंद्रिय से। संयोग, घट का और पट का संयोग है या नहीं है, यह भी जाना जाता है त्वग इंद्रिय से। संयोग, विभाग आदि, घट यहाँ है, दीवाल उधर है, दीवाल का और घट का विभाग है कि नहीं, इस प्रकार का विभाग का और क्या पृथक्त्वादि सभी गुणों का, बहुत सारे गुणों का त्वग इंद्रिय के द्वारा क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। संयोग विभाग आदि योग्य गुण तिनका, तिनका मतलब उन गुणों का, योग्य गुण, योग्य गुण मतलब प्रत्यक्ष होने योग्य, योग्य गुण तिनका, और स्पर्शादिकन में तो कहाँ तक पहुंचे हम लोग? गुण तक पहुंचे। तो त्वग इंद्रिय के द्वारा किस किस का प्रत्यक्ष? द्रव्य का एक, द्रव्य में रहने वाली जाति दो, द्रव्य में रहने वाले गुण तीन, है कि नहीं, और उस गुण में रहने वाली जाति, जैसे गुण हुआ स्पर्श, स्पर्श में रहने वाली स्पर्शत्व जाति, संख्या में रहने वाली संख्यात्व जाति, उसका भी त्वग इंद्रिय से क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और स्पर्शादिकन में स्पर्शत्वादिक जाति तिनका भी त्वाच प्रत्यक्ष होवे। लग गया इतना? और किसका होता है प्रत्यक्ष त्वग इंद्रिय से? कह रहे, और कोमल द्रव्य में कठिन स्पर्श का भाव, जैसे कोमल द्रव्य लिया, फूल, गुलाब का फूल लिया, त्वग इंद्रिय से देखा, त्वग इंद्रिय से, चक्षु से नहीं, त्वग इंद्रिय से जाना, फिर पता चला इसमें क्या है? मृदु स्पर्श है, कठिन स्पर्श नहीं है, अर्थात कठिन स्पर्श का क्या है? अभाव। तो कठिन स्पर्श का जो अभाव है
उसका भी क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। किससे, त्वग इंद्रिय से, त्वच प्रत्यक्ष होता है। और कोमल द्रव्य में कठिन स्पर्श का अभाव है, शीतल जल में उष्ण स्पर्श का अभाव है। ठंडा पानी लिया और उसमें हाथ डाल के देखा तो बहुत ठंडा लगा, तो शीत स्पर्श का जैसा प्रत्यक्ष होता है, उस प्रकार उस शीतल जल में उष्ण स्पर्श है क्या, भी नहीं, उष्ण स्पर्श का क्या है, अभाव, उसका भी क्या होता है, प्रत्यक्ष। शीतल जल में उष्ण स्पर्श का अभाव है, ताका भी तो आज प्रत्यक्ष होवे है। तहा घट आदि द्रव्यते, अब संबंध बता रहे। अभी तक क्या बताया, त्वग इंद्रिय के द्वारा किस किस चीज का प्रत्यक्ष होता है वो बताया। अब जिस जिस विषय का प्रत्यक्ष होता है त्वग इंद्रिय से, उस त्वग इंद्रिय का उस विषय के साथ क्या बताना है, संबंध बताना है। ठीक है, तो चलिए, ता घट आदि द्रव्यते, इंद्रिय का संयोग संबंध है। जैसे घट के साथ त्वग इंद्रिय का कौन संबंध है, संयोग संबंध है। त्वग इंद्रिय का घटत्व जाति के साथ संयुक्त समवाय संबंध है। त्वग इंद्रिय का स्पर्श गुण के साथ संयुक्त समवाय संबंध है। त्वग इंद्रिय का स्पर्शत्व जाति के साथ संयुक्त समवेत समवाय संबंध है, लग गया। और अभाव के साथ, त्वग इंद्रिय का अभाव के साथ विशेषणता संबंध है। ठीक है, चलिए आगे। ता घट आदि द्रव्यते, घट आदि द्रव्यों के साथ इंद्रिय का संयोग संबंध है। और आगे क्रियाजन्य संयोग होवे है। संयोग की उत्पत्ति किससे होती है, क्रिया से, है कि नहीं। जैसे हस्त पुस्तक का संयोग करना है, हाथ में क्या होनी पड़ती है, क्रिया। हाथ यहां से उठाकर वहां जाएगा, तब क्या होगा, संयोग होगा। ठीक है ना, वही करे, क्रियाजन्य संयोग होवे है। और दो द्रव्यों का संयोग होवे है। संयोग किसका होता है, दो द्रव्यों का ही होता है। संयोग और किसी चीज का नहीं होता है, द्रव्य द्रव्य का ही होता है। क्या, संयोग। गुण और द्रव्य का संयोग कभी नहीं होगा। गुण और द्रव्य का होगा तो समवाय संबंध होता है, लग गया। संयोग कहाँ होगा, द्रव्य द्रव्य का ही होता है। ठीक है, उसमें भी अवयवी अवयव रूप द्रव्य को छोड़कर, जैसे अवयवी हुआ घट, अवयव हुए कपाल, तो कपाल भी द्रव्य है, घट भी द्रव्य है, किंतु उनका संयोग नहीं। उनका क्या संबंध है, समवाय। अवयव अवयवी का समवाय होता है। अवयव अवयवी को छोड़कर कहीं पर भी द्रव्य का एक दूसरा द्रव्य के साथ संबंध होगा तो कौन सा होगा, संयोग। और दो द्रव्य का संयोग होवे। त्वग इंद्रिय, अब त्वग इंद्रिय भी द्रव्य है, घट भी द्रव्य है। त्वग इंद्रिय द्रव्य कैसा है उसको बता रहे। त्वग इंद्रिय वायु के परमाणुजन्य है। वायु से उत्पन्न होता है कौन, त्वग इंद्रिय। वायु के परमाणु है कि नहीं, इकट्ठा हुए गए तो क्या बनता है फिर, त्वग इंद्रिय। वायु के परमाणु से उत्पन्न होता है कौन, त्वग इंद्रिय। और इंद्रिय सभी द्वनुक रूप माने गए हैं, द्वनुक स्वरूप होते हैं कौन, इंद्रिय। त्वग इंद्रिय वायु के परमाणुजन्य है, याते वायु रूप द्रव्य है कौन, त्वग इंद्रिय द्रव्य है, ये बात बताया। द्रव्य है अर्धग्राम। घट भी पृथ्वी रूप द्रव्य है, और घट क्या है, द्रव्य है पृथ्वी रूप। कहूं तो त्वग इंद्रिय का गोलक जो शरीर, ताकि क्रियाते त्वग घट का संयोग होवे है। कहूं कभी कभी, कभी कभी क्या, क्योंकि अभी ऊपर नियम क्या बताया, क्रिया से उत्पन्न होता है कौन, संयोग। और दो द्रव्यों का होता है क्या, संयोग। तो उन जो जिन दो द्रव्यों का संयोग है, उन दो द्रव्यों में से हो सकता है एक द्रव्य में क्रिया हो, एक में न हो, तो भी एक की क्रिया से क्या हो सकता है, संयोग। कभी कभी होता है क्या, संयोग के आश्रयभूत जो दो द्रव्य, दोनों में भी क्या होती है, क्रिया। और दोनों की क्रिया से क्या होता है, संयोग। जैसे दो एड़का का संयोग हुआ तो कैसा हुआ, वो दोनों की क्रिया से। हस्त घट का संयोग हुआ, हस्त की क्रिया से। किसी ने उधर से घट को फेंका, इधर हाथ ने पकड़ा, हाथ भी आगे गए, तो दोनों की क्रिया से क्या हुआ, संयोग हुआ। ये कहूं तो कभी तो त्वग इंद्रिय का गोलक, गोलक मतलब रहने का ठिकान, रहने का स्थान। शरीर क्या है, त्वग इंद्रिय का रहने का घर है। त्वग इंद्रिय कहाँ रहता है, शरीर में, है कि नहीं।
अतः त्वग इंद्रिय का गोलक कौन हुआ? शरीर। त्वग इंद्रिय का गोलक जो शरीर, ताकि क्रियाते, ताकि शरीर की, ताकि क्रियाते शरीर की क्रियाते तो घट का संयोग हो गए। और कहूँ कभी कभी घट की क्रियाते तो घट का संयोग हुआ है कि नहीं? शरीर में क्रिया नहीं हुई, अर्थात त्वग इंद्रिय का आश्रय जो गोलक, त्वग इंद्रिय का गोलक कौन? शरीर, उसमें नहीं क्रिया हुई। किसमें हुई? घट में हुई। किसी ने घट फेंक कर मारा तो संयोग हुआ, किसी ने पत्थर मारा तो पत्थर की क्रिया से क्या हुआ? संयोग हुआ। शरीर में क्रिया नहीं हुई। कहू घट की क्रिया थे तो घट का संयोग हो गए। कहू मतलब कभी कभी दोनों में क्रिया थे संयोग हो गए। कभी एक की क्रिया थे संयोग, कभी दोनों की क्रिया थे संयोग। कहू दोनों में क्रिया थे संयोग हो गए। नेत्र में तो गोलक ने छोड़ी के केवल इंद्रिय में क्रिया हो गए है। और नेत्र और त्वक इन दोनों का वैशिष्ट्य है। नेत्र इंद्रिय में ऐसा सामर्थ्य है अद्भुत, तो गोलोक को छोड़कर भी उसमें क्या होती है? क्रिया होती है, बाहर जा सकता है। कौन? नेत्र इंद्रिय। हम लोग यहाँ बैठे हैं, नेत्र इंद्रिया से निकलकर दूर तक चला जाता है, जहां भी आगे का विषय होगा, घट पट वृक्ष पेड़ पौधा, वहां तक जाता है। कौन? नेत्र इंद्रिय। किंतु त्वग इंद्रिय में वो सामर्थ्य नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं और आप कहेंगे कि त्वग इंद्रिय से मैं 10 फुट दूर वाली वस्तु को जान लूंगा, नहीं जान सकते। उस त्वग इंद्रिय का गोलक जो शरीर, उसको वहां तक ले जाना पड़ेगा, नहीं तो उस वस्तु को इधर लाना पड़ेगा, तब त्वग इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, पंक्ति देखिए। नेत्र में तो गोलक ने छोड़ी के, गोलक को छोड़कर केवल इंद्रिय में क्रिया होवे है। और त्वग इंद्रिय में गोलक ने, गोलक मतलब रहने का घर, त्वग इंद्रिय का गोलक कौन है? शरीर। त्वग इंद्रिय में गोलक ने छोड़ी के मतलब गोलक को छोड़कर, शरीर को छोड़कर स्वतंत्र में क्रिया कदे भी होवे नहीं, कभी भी होती नहीं है। याते त्वग इंद्रिय का गोलक जो शरीर, त्वग इंद्रिय का गोलक कौन है? शरीर। ताकि क्रियाते वा अथवा घटाधिक विषय की क्रियाते वा दोनों की क्रियाते त्वग घटाधिक द्रव्यते संयोग होवे है। त्वग और घटाधिक द्रव्य का परस्पर में क्या होता है? संयोग। कभी गोलक की क्रिया से, शरीर की क्रिया से, कभी घट की क्रिया से, कभी दोनों की क्रिया से। त्वक का घटाधिक द्रव्यते संयोग होवे है, तब त्वाच ज्ञान होवे। तब क्या होता है? त्वाच ज्ञान मतलब त्वग इंद्रिय से उत्पन्न होता है क्या? उस विषय का ज्ञान, जिसको कहते हैं त्वाच ज्ञान। तब त्वाच ज्ञान होवे। तहा त्वाच प्रत्यक्ष प्रमा फल है। फल क्या है? त्वाच प्रत्यक्ष प्रमा। प्रमा मतलब प्रमाण से उत्पन्न हुआ यथार्थ ज्ञान। त्वग इंद्रिय से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको कहेंगे त्वाच ज्ञान, त्वाच प्रमा। वो हुआ क्या? फल। त्वग इंद्रिय करण है। करण कौन हुआ? त्वग इंद्रिय। और आगे त्वग इंद्रिय का घट से संयोग व्यापार है। 3 चीजें, ठीक है ना? करण, फल, व्यापार। करण कौन? त्वग इंद्रिय। फल क्या? त्वाच प्रमा। और व्यापार क्या? त्वग इंद्रिय का उस विषय के साथ जो संबंध, संयोग आदि, वो हो जाता है व्यापार। त्वग इंद्रिय का घट से संयोग व्यापार है। काहेते, अब बोलेंगे फिर व्यापार का लक्षण उसमें घटाओ। फिर जैसे त्वग इंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष हुआ, बराबर। करण त्वग इंद्रिय, फल घट का त्वाच प्रत्यक्ष, और व्यापार त्वग इंद्रिय का और घट का संयोग। अब व्यापार का लक्षण क्या है? कारण ते उपजिके कार्य को उपजावे। कार्य कौन? यहाँ पर त्वाच प्रमा, त्वाच प्रत्यक्ष, फल कार्य है, फल मतलब कार्य है। और करण कौन है? त्वग इंद्रिय। अब त्वग इंद्रिय का और घट का संयोग त्वग इंद्रिय से उत्पन्न होता है कि नहीं? तो त्वग इंद्रिय से उत्पन्न हुआ कौन? त्वग घट का संयोग। और त्वग इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली जो त्वाच प्रमा, उसको उत्पन्न करता है कौन? त्वक और घट का संयोग। अतः त्वक घट का संयोग क्या हुआ? व्यापार। कारण से उत्पन्न होता है और कार्य को उत्पन्न करता है, अतः वो क्या बन जाता है? व्यापार। तो व्यापार हुआ संयोग, और उस संयोग रूप व्यापार वाला असाधारण कारण कौन हुआ? त्वग इंद्रिय। अतः त्वग इंद्रिय क्या हुआ? करण।
अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण। त्वक इंद्रिय का घट से संयोग व्यापार है, काहे ते त्वक और घट के संयोग के उपादान कारण घट तक त्वक दोनों हैं। क्योंकि एक नियम पीछे बताया था, संयोग दो के आश्रित रहता है, दो है कि नहीं, दोनों का होता है संयोग ना, तो दो के आश्रित रहता है। जिन दो के आश्रित संयोग है वो दोनों उस संयोग के क्या होते हैं, उपादान कारण। जैसे हस्त पुस्तक का संयोग है कि नहीं, तो उस संयोग के संयोग है ना, किन दोनों के आश्रित हैं, हस्त और पुस्तक के। तो जिनके आश्रित संयोग है वो दोनों पुस्तक और हाथ, वो दोनों उस संयोग के क्या हुए, उपादान कारण हुए। तो कारण रूप हस्त से उत्पन्न हुआ वो संयोग, और कार्य क्या है, त्वाच प्रमा, उसको क्या करता है, वो उत्पन्न करता है। कौन, संयोग। लग गया। इसलिए क्या बन गया, वो व्यापार। पंक्ति देखिए, काहे ते त्वक और घट के संयोग के उपादान कारण घट त्वक दोनों हैं। याते त्वक इंद्रिय जन्य वह संयोग है। संयोग कैसा हुआ, त्वक इंद्रिय से उत्पन्न हुआ। और त्वक इंद्रिय का कार्य जो त्वाच प्रमा अर्धविराम ताका जनक है, उस त्वाच प्रमा का जनक है कौन, त्वक इंद्रिय का घट के साथ हुआ संयोग जनक है। त्वक इंद्रिय का कार्य जो त्वाच प्रमाता का जनक है। आगे, इस कारण ते त्वक का घट से संयोग व्यापार है। त्वक इंद्रिय का घट के साथ जो संयोग वो हो गया क्या, व्यापार, क्योंकि व्यापार का लक्षण उसमें घट गया। जहां त्वक से घट की घटत्व जाति का और स्पर्शादि गुण का त्वाच प्रत्यक्ष होवे। अब प्रत्यक्ष करना है किसका, घट में रहने वाली घटत्व जाति एक, क्यों, घट में रहने वाला स्पर्शादिक गुण, क्योंकि इन दोनों के भी प्रत्यक्ष के लिए एक ही प्रकार का संबंध लगता है। कौन संबंध लगेगा, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय है कि नहीं। त्वक इंद्रिय से संयुक्त हुआ घट, और उस घट में समवाय संबंध से कौन, घटत्व जाति। अतः त्वक इंद्रिय का घटत्व के साथ संयुक्त समवाय। उसी प्रकार त्वक इंद्रिय के द्वारा जब घट में रहने वाला स्पर्श गुण, उस स्पर्श गुण का प्रत्यक्ष होता है, तब त्वक इंद्रिय का स्पर्श गुण के साथ कौन संबंध, संयुक्त समवाय। त्वक संयुक्त कौन, घट, और उस घट में समवाय संबंध से कौन है, स्पर्श गुण। ठीक, पंक्ति देखिए, जहां त्वक से घट की घटत्व जाति का और स्पर्शादि गुणन का त्वाच प्रत्यक्ष होवे, ता त्वक इंद्रिय करण है। और प्रत्यक्ष प्रमा वो क्या है, फल। स्पर्श का प्रत्यक्ष, घटत्व का प्रत्यक्ष वो फल हुआ, त्वाच प्रमा। और संयुक्त समवाय संबंध व्यापार है। व्यापार कौन बना, संयुक्त समवाय, घटा दिया। कैसे, और घटा रहे, काहे ते त्वक इंद्रिय ते संयुक्त, कहिए संयोग वाला। संयुक्त शब्द का अर्थ होता है संयोग वाला, और समवेत शब्द का अर्थ होता है समवाय संबंध से विद्यमान, समवाय संबंध से रहने वाला, उसको क्या कहते, समवेत। जैसे घट में समवेत है घटत्व, मतलब घट में समवाय संबंध से रहता है कौन, घटत्व। घट में समवेत है स्पर्श गुण, अर्थात घट में समवाय संबंध से रहता है कौन, स्पर्श गुण, है कि नहीं। समवाय संबंध से जो रहता है उसको कहते समवेत, और संयोग वाला उसको कहते क्या, संयुक्त। जब आगे का संबंध बोलना रहता है ना, तो संयोग को क्या कहेंगे, संयुक्त। और आगे और समवाय वगैरह कुछ संबंध बताना है तो पीछे के समवाय को क्या कहेंगे, समवेत। ठीक है, पंक्ति देखिए, काहे ते त्वक इंद्रिय ते संयुक्त, कहिए संयोग वाला जो घट, संयोग वाला हुआ घट, तामे घट में घटत्व जाति का और स्पर्शादिक गुणन का समवाय है। किसमें, घट में समवाय है, किस किस का, घटत्व जाति का और स्पर्शादिक गुणन का समवाय संबंध किसमें है, घट में। तसे ना, तो क्या, तई से, ऐसा पद चाहिए वहां पर, प्रिंटिंग मिस्टेक। तई से मिला, चलिए आगे।
तैसे घटादिकन के स्पर्शादि गुणन में जो स्पर्शत्वादि जाति, और आगे बढ़ रहे अभी स्पर्श को छोड़िए, स्पर्श में रहने वाली स्पर्शत्व जाति उसका प्रत्यक्ष करना है। तो कौन संबंध बनेगा? संयुक्त समवेत समवाय। तो संयुक्त हुआ घट, उसमें समवाय संबंध से विद्यमान स्पर्श, और स्पर्श में समवाय संबंध से रह रहा है कौन? स्पर्शत्व धर्म, स्पर्शत्व जाति। अतः त्वग इंद्रिय का स्पर्शत्व जाति के साथ संबंध बन गया संयुक्त समवेत समवाय। ठीक है, चलिए। तैसे घटादिकन के स्पर्शादि गुणन में जो स्पर्शत्वादि जाति तिनकी त्वाच प्रत्यक्ष प्रमा होवे है, उसका भी क्या होता है? त्वाच प्रत्यक्ष होता है। तात्व इंद्रिय करण है, स्पर्शत्वादिकन की प्रत्यक्ष प्रमा फल है। स्पर्शत्वादिक जो जाति उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होना वो क्या है? फल, प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमा फल है। फिर व्यापार संयुक्त संवेद समवाय संबंध है, सो व्यापार है। वो क्या बन गया? व्यापार। काहे ते, कैसे भाई? तो काहे ते के आगे क्या है? दो रेश है ना, वो खोड़ दीजिए, कोई काम के नहीं। काहे ते त्वग इंद्रियते संयुक्त जो घट, त्वग इंद्रिय से संयुक्त हुआ कौन? घट, अर्धविराम। तामे, तामे घट में समवेत कहिए समवाय संबंध से रहने वाले। समवेत शब्द का अर्थ दिया, समवेत शब्द का क्या अर्थ होता है? समवाय संबंध से रहने वाले। तामे संवेत कहिए समवाय संबंध से रहने वाले स्पर्शादिक, स्पर्शादिक गुण है, अर्धविराम। तीन में स्पर्शादिक गुणन में स्पर्शत्वादिक जाति का समवाय है, लगे ना। अतः संबंध क्या बन गया फिर? संयुक्त समवेत समवाय। अब देखिए आगे, तो तीन संबंध बताया अभी तक। घट का प्रत्यक्ष होने के लिए संयोग, स्पर्श का प्रत्यक्ष होने के लिए संयुक्त समवाय, स्पर्शत्व जाति का प्रत्यक्ष होने के लिए संयुक्त समवेत समवाय। तीन संबंध हुए। और ये तीन संबंध क्या है? व्यापार। यहां पर कोई शंका करेगा, इन तीन संबंधों में जो पहला संबंध है संयोग, वो तो व्यापार है, कोई बात नहीं, क्योंकि संयोग उत्पन्न होता है। किंतु दूसरा और तीसरा जो संबंध है वो कौन है? संयुक्त समवाय, और तीसरा संयुक्त समवेत समवाय। उसमें समवाय पद आया है, और समवाय किसको कहते हैं? नित्य संबंधों को समवाय कहते हैं। समवाय तो उत्पन्न होता नहीं है। फिर स्पर्श गुण का प्रत्यक्ष करने के लिए कारण जो संबंध संयुक्त समवाय, वो व्यापार कैसा बनेगा? प्रश्न। और स्पर्श में रहने वाली जो स्पर्शत्व जाति, उस स्पर्शत्व जाति का प्रत्यक्ष होने के लिए संबंध बताया था, कौन सा? संयुक्त समवेत समवाय। उसमें भी समवाय आया, और समवाय तो नित्य होता है, उत्पन्न तो होता नहीं है। फिर वो व्यापार कैसा बनेगा? ये क्या हुई? शंका। ठीक है, वही करे। संयुक्त समवाय और संयुक्त समवेत समवाय मिल गए दो। इन दोनों संबंध में समवाय भाग तो यद्यपि नित्य है, अर्धविराम। इन दोनों में संबंध में समवाय इतना अंश कैसा है? नित्य है, उत्पन्न होता नहीं। इन दोनों संबंध में समवाय भाग तो यद्यपि नित्य है, इंद्रियजन्य नहीं। कौन? समवाय भाग। तथापि तो भी वो व्यापार बनेंगे। बोलेंगे क्यों? संबंध क्या है? संयुक्त समवाय है ना, केवल समवाय थोड़ी संबंध है, संयुक्त समवाय। और दूसरा संयुक्त समवेत समवाय। इन दोनों भी संबंधों में समवाय अंश भले नित्य है, किंतु संयुक्त, संयोग वाला संयोग तो उत्पन्न होता है ना, अतः वो व्यापार बन जाएंगे। लग गया पंक्ति? देखिए भाई, तथापि संयोग वाले को संयुक्त कहे। संयोग वाला जो, उसको क्या कहते? सो संयोग जन्य है, वह संयोग जन्य ये कर दिया ना, अलग अलग कर दिया उसको। सो संयोग अर्धविराम जन्य है, मतलब वो संयोग संबंध उत्पन्न होता है। अर्थात
संयुक्त समवाय, इस संबंध में जो संयोग अंश है वो उत्पन्न होता है। उसी प्रकार संयुक्त समवेत समवाय, यह जो तृतीय संबंध, उसमें समवाय भाग भले नित्य हो, उत्पन्न नहीं होता है, किंतु उस संबंध के अंतर्गत एक अंश जो संयोग, वो तो उत्पन्न होता है। अतः उस संयोग को पकड़कर उस संबंध को व्यापार कहने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये बात बोल रहे हैं। सो संयोग जन्य है। याते त्वग इंद्रिय का संयोग त्वग जन्य होने थे, त्वग इंद्रिय का घट के साथ संयोग, त्वग से क्या है, जन्य है। त्वग इंद्रिय का स्पर्श के साथ कौन संबंध, संयुक्त समवाय, किंतु त्वग से संयुक्त कौन हुआ, घट, संयोग वाला, वो संयुक्त उत्पन्न होता है ना, अतः व्यापार। ठीक है, वही कह रहे हैं। याते त्वग इंद्रिय का संयोग त्वग जन्य होने थे, लग गया, होने थे अर्धविराम, त्वग संयुक्त समवाय और त्वग संयुक्त समवेत समवाय त्वग इंद्रिय जन्य है। अतः ये दोनों भी संबंध बन जाएंगे। कैसे, त्वग इंद्रिय से जन्य, कौन कौन, संयुक्त समवाय भी और संयुक्त समवेत समवाय भी। त्वग इंद्रिय से क्या है, जन्य, अतः क्या, व्यापार। क्योंकि त्वग इंद्रिय से उत्पन्न हो और त्वग इंद्रिय का कार्य त्वाच प्रमा को उत्पन्न करे, जो उसको कहेंगे क्या, व्यापार। अतः ये संबंध बन गए क्या, व्यापार। त्वग संयुक्त समवेत समवाय त्वग इंद्रिय जन्य है, और त्वग इंद्रिय जन्य जो त्वाच प्रमा, त्वग इंद्रिय से उत्पन्न होती है कौन, त्वाच प्रमा, ताके जनक है, त्वाच प्रमा के जनक है कौन, संबंध, कौन कौन, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, ताके जनक है। याते व्यापार है, लग गया जी। तो तीन संबंध की चर्चा हुई। करण हुआ कौन, त्वक इंद्रिय, फल त्वाच प्रमा, और त्वक इंद्रिय का उस विषय के साथ संबंध व्यापार। वो संबंध तीन, संयोग एक, नंबर दो संयुक्त समवाय, नंबर तीन संयुक्त समवेत समवाय, बराबर। अब मैं प्रश्न करता हूं, त्वक इंद्रिय के द्वारा संयोग संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है, पूरा वाक्य में बोलना है उत्तर। त्वक इंद्रिय के द्वारा संयोग संबंध से घट का त्वाच प्रत्यक्ष होता है। हो गया प्रश्न नंबर दो। ठीक, त्वक इंद्रिय से संयुक्त समवाय संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है, प्रश्न हुआ, उत्तर दीजिए। त्वक इंद्रिय से संयुक्त समवाय संबंध से, संबंध द्वारा घट में रहने वाला स्पर्श गुण और घट में रहने वाली घटत्व जाति, इन दोनों का त्वाच प्रत्यक्ष होता है, बराबर। अब बताइए, त्वक इंद्रिय द्वारा संयुक्त समवेत समवाय संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है, बोलो। त्वक इंद्रिय द्वारा संयुक्त समवेत समवाय संबंध से स्पर्श में रहने वाली स्पर्शत्व जाति, उसका त्वाच प्रत्यक्ष होता है, बराबर। आगे का प्रश्न, त्वक इंद्रिय के द्वारा घट का किस संबंध से प्रत्यक्ष होता है, त्वक इंद्रिय द्वारा घट का संयोग संबंध से प्रत्यक्ष होता है, बराबर। हाँ, त्वक इंद्रिय के द्वारा स्पर्श जाति का, सॉरी स्पर्श गुण का किस संबंध से प्रत्यक्ष होता है, स्पर्श गुण का संयुक्त समवाय संबंध से प्रत्यक्ष होता है। त्वक इंद्रिय, हाँ बराबर। हाँ, अब बताइए, स्पर्शत्व जाति का त्वक इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष होता है वह कौन से संबंध से होता है,
त्वक इंद्रिय के द्वारा स्पर्शत्व जाति का संयुक्त समवेत समवाय संबंध से प्रत्यक्ष द्वार प्रत्यक्ष होता है। बात समझ में आई? अब चलिए 3 संबंध हुए, 3 विषय हुए, हो गया इतनी बात। अब आगे जहां अब अभाव के बारे में चर्चा करनी है। जहां पुष्पादिक कोमल द्रव्य में कठिन स्पर्श के अभाव का, बराबर, पुष्पादिक फूल और उसमें गुण होता है कौन सा? कोमल। कोमल द्रव्य है कौन? पुष्प। जहां पुष्पादिक कोमल द्रव्य में कठिन स्पर्श के अभाव का, कठिन स्पर्श है क्या फूल में? कठिन स्पर्श का क्या है? अभाव। उसका भी त्वक इंद्रिय से क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। कठिन स्पर्श के अभाव का और उदाहरण शीतल जल में उष्ण स्पर्श के अभाव का। त्वाच प्रत्यक्ष होवे तहा त्वक इंद्रिय करण है। त्वक इंद्रिय क्या हुआ? करण। अभाव की त्वाच प्रमा क्या हुआ? फल। त्वाच प्रमा अभाव का ज्ञान, फल हुआ। और इंद्रिय से अभाव का, इंद्रिय से अभाव का संबंध बताना पड़ेगा ना जी, क्योंकि विषय कौन है यहाँ पर? अभाव। और इंद्रिय से अभाव का त्वक संयुक्त विशेषणता संबंध है। कौन संबंध? त्वक संयुक्त विशेषणता। त्वक संयुक्त हुआ पुष्प, और पुष्प में कठिन स्पर्श का अभाव विशेषणता संबंध से है। अतः त्वक इंद्रिय का उस कठिन स्पर्श का जो अभाव, उस अभाव के साथ त्वक इंद्रिय का कौन संबंध? संयुक्त विशेषणता। त्वक संयुक्त पुष्प, उसमें विशेषणता किसकी? कठिन स्पर्श का अभाव, बराबर है। शीतल में, शीतल जल में उष्ण स्पर्श का भाव, वहां पर भी ये संबंध बनेगा। कैसा? त्वक संयुक्त हुआ कौन? जल, शीतल जल। और उस शीतल जल में उष्ण स्पर्श का क्या है? अभाव। किस संबंध से? विशेषणता संबंध से। अतः त्वक इंद्रिय का उस उष्ण स्पर्श अभाव के साथ कौन संबंध बना? संयुक्त विशेषणता। ठीक, पंक्ति देखिए। अभाव की त्वाच प्रमा फल है, और इंद्रिय से अभाव का त्वक संयुक्त विशेषणता संबंध है। अर्धविराम। सो व्यापार है। वो संबंध क्या बनेगा? व्यापार। सो संबंध व्यापार है। काहेते, कैसा भाई? बताओ, बता रहे। त्वक इंद्रिय का आगे क्या है? घटाधिक। तो घटाधिक पद को छोड़कर वहां पर लिखिए पुष्पाधिक। घटाधिक इसको काटना है, वहां पर लिखना है पुष्पाधिक। अब देखिए फिर, त्वक इंद्रिय का पुष्पाधिक द्रव्य थे, पुष्पाधिक द्रव्य के साथ संयोग है। याते त्वक संयुक्त कोमल द्रव्य, त्वक संयुक्त कोमल द्रव्य कौन हुआ? फूल, पुष्प। कोमल द्रव्य में, पुष्प में कठिन स्पर्श का अभाव विशेषणता संबंध है। कठिन स्पर्श का जो अभाव, उसका कौन संबंध है? विशेषणता संबंध है। तैसे, और उदाहरण, तैसे त्वक संयुक्त शीतल जल में, त्वक संयुक्त हुआ कौन? शीतल जल, है कि नहीं? उस जल में उष्ण स्पर्शाभाव का विशेषणता संबंध है। उष्ण स्पर्श का अभाव कौन सा संबंध? विशेषणता, विशेषणता संबंध बताया था ना कल। अभाव का अपने अधिकरण में जो संबंध होता है, उस संबंध का नाम विशेषणता संबंध। उसका, उसको ही दूसरा और एक नाम कल बताया था, स्वरूप संबंध। ठीक है, चलिए। जहां घट स्पर्श में, अब देखिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा, अब घट तक नहीं रुकना है। घट का स्पर्श गुण, स्पर्श में चले गए, है कि नहीं? तो स्पर्श गुण का प्रत्यक्ष किस संबंध से होगा? संयुक्त। घट का जो स्पर्श गुण, स्पर्श गुण का त्वक इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष करना है, संबंध कौन बताओ? संयुक्त समवाय। कितनी सरल बात है। त्वक संयुक्त हुआ घट, उसमें समवाय संबंध से कौन? स्पर्श, बराबर है कि नहीं? उस स्पर्श में स्पर्शत्व है कि नहीं? है। रूपत्व है क्या? नहीं है। रूपत्व का क्या है? अभाव। अब स्पर्श में रहने वाला जो रूपत्व का अभाव, स्पर्श में रहने वाला कौन? रूपत्व का अभाव, उसका प्रत्यक्ष करना है।
तो कौन संबंध बनेगा बताओ आप लोग? संयुक्त समवेत विशेषणता। क्या क्या? संयुक्त समवेत विशेषणता। त्वक संयुक्त घट, उसमें समवाय संबंध से स्पर्श, और उसमें विशेषणता संबंध से रूपत्व अभाव। ठीक है, चलिए। जहां घट स्पर्श में रूपत्व के अभाव का त्वाच प्रत्यक्ष होवे, तहा त्वक संयुक्त घट में, त्वक संयुक्त कौन हुआ? घट। उस घट में समवेत जो स्पर्श, घट में समवेत कौन है? स्पर्श। ताके विषय, वहां क्या लिखा है? ताक है ना, ताके, ऐसा कीजिए। ताके विषय मतलब उसमें रहने वाला, स्पर्श में रहने वाला कौन? रूपत्व का अभाव, वही दिया गया। ताके विषय रूपत्व अभाव का विशेषणता संबंध होने थे, है कि नहीं? रूपत्व अभाव का विशेषणता संबंध है कहां पर? स्पर्श में, है कि नहीं? होने थे, अर्धविराम। त्वक संयुक्त समवेत विशेषणता संबंध है, संबंध बन गया। फिर कौन कौन? त्वक संयुक्त समवेत विशेषणता। त्वक संयुक्त घट, उसमें समवेत स्पर्श, उसमें विशेषणता रूपत्वाभाव। ठीक है ना? हाँ, चलिए। इस रीति से त्वाच प्रत्यक्ष में चार ही संबंध हेतु है। त्वक इंद्रिय के द्वारा त्वाच प्रत्यक्ष होता है, तब संबंध लगते हैं कितने? चार। नंबर 1 त्वक संयोग, नंबर 2 त्वक संयुक्त समवाय, त्वक से संयुक्त घट, उसमें समवाय। तीसरा त्वक संयुक्त समवेत समवाय। चौथा, तो कल बताया था उस बात को, अभाव का प्रत्यक्ष करने में बहुत संबंध बन जाते हैं, है कि नहीं? त्वक संयुक्त विशेषणता, त्वक संयुक्त समवेत विशेषणता, त्वक संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता, किंतु सभी में विशेषणता समान है कि नहीं? अतः एक ही संबंध बोलेंगे, क्या? त्वक संबद्ध विशेषणता। त्वक संबद्ध, संबद्ध पद के अंतर्गत संयोग भी आ सकता है, संयुक्त समवाय भी आ सकता है, संयुक्त समवेत समवाय भी आ सकता है। विशेषणता तो आगे रहेगा ना। संबंध क्या है ध्यान दीजिए, अभाव का प्रत्यक्ष में संबंध कौन? त्वक संबद्ध विशेषणता। ध्यान दीजिए, अभाव का प्रत्यक्ष होने में संबंध कौन बताना है? त्वक संबद्ध विशेषणता। किंतु अभी तक हम लोगों ने जो चिंतन किया, उस चिंतन के अनुसार अभाव का प्रत्यक्ष होने में अलग अलग संबंध बने। एक जगह तो बना पहला त्वक संयुक्त विशेषणता, घट में किसी चीज का अभाव है कि नहीं? त्वक संयुक्त विशेषणता। दूसरा बना त्वक संयुक्त समवेत विशेषणता। तीसरा बना त्वक संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता। घटा सकते, कितने भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? विशेषणता तीनों जगह है, किंतु पहले में आया त्वक संयुक्त, दूसरे में आया त्वक संयुक्त समवाय, तीसरे में आया त्वक संयुक्त समवेत समवाय। किंतु इन तीनों को एक शब्द में बोल देंगे हम। किन तीनों को? त्वक संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय। ये तीनों को एक शब्द में बोलेंगे। कौन सा? संबद्ध। क्या बोलेंगे? संबद्ध। किससे संबद्ध? त्वक से संबद्ध, है कि नहीं? तो त्वक संबद्ध विशेषणता, एक ही संबंध बन गया फिर अभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए। लग गया जी? नहीं समझ में आ रहा है? अभाव का प्रत्यक्ष होने में एक का संबंध कौन सा? त्वक संबद्ध विशेषणता। उसके पेट में हो सकता है त्वक संबद्ध विशेषणता हो सकता है त्वक संयुक्त विशेषणता हो, त्वक संयुक्त संवेत विशेषणता हो, त्वक संयुक्त संवेत संवेत विशेषणता हो। लग गया? चलिए पुनः देखिए, इस रीति से त्वाच प्रत्यक्ष में चार ही संबंध हेतु है। त्वक संयोग नंबर 1 मिला, नंबर 2 त्वक संयुक्त समवाय, नंबर 3 त्वक संयुक्त समवेत समवाय, और नंबर 4 त्वक संबद्ध विशेषणता। क्या है जी? संबंध है ना, वहां चाहिए संबद्ध, संबंध, इसकी जगह चाहिए संबद्ध। ध को आधा करके द पूरा, ऐसा होना चाहिए। त्वक संबद्ध विशेषण का हो गया ना। आगे चलिए, त्वक से संबंध वाले को त्वक संबद्ध कहे है।
संबद्ध मतलब क्या? त्वक से संबंध वाला जो, उसको क्या कहेंगे? त्वक संबद्ध। फिर त्वक से संबंध वाला संयोग से भी हो सकता है, त्वक से संबंध वाला संयुक्त समवाय से भी हो सकता है, त्वक से संबंध वाला संयुक्त संवेद समवाय से भी हो सकता है, त्वक संबद्ध घट भी हो सकता है, त्वक संबंध स्पर्श भी हो सकता है, त्वक संबंध स्पर्शत्व भी हो सकता है। क्योंकि संबद्ध का अर्थ क्या किया? संबंध वाला। संबंध भी कोई भी हो सकता है, वही कह रहे। त्वक से संबंध वाले को त्वक संबंध कह है। मिला पंक्ति? आगे चलिए। जहां कोमल द्रव्य में कठिन स्पर्शाभाव, ध्यान दीजिए, अभी कोमल द्रव्य में कठिन स्पर्शाभाव है, कोमल द्रव्य फुल, उसमें कठिन स्पर्श का अभाव, तहा त्वक के संयोग संबंध वाला कोमल द्रव्य है। त्वक इंद्रिय से संयोग संबंध वाला कौन हुआ? कोमल द्रव्य है। ता त्वक संबद्ध कोमल द्रव्य में, वहां पर भी संबंध है ना, क्या लिखेंगे? त्वक संबद्ध कोमल द्रव्य में। त्वक संबद्ध कौन हुआ यहां पर? कोमल द्रव्य। त्वक से संबंध वाला कौन हुआ? कोमल द्रव्य। किस संबंध से संबंध वाला है? कोमल द्रव्य, संयोग संबंध से। त्वक का संयोग है कोमल द्रव्य के साथ, तो संयोग संबंध से संबंध वाला है कौन? कोमल द्रव्य। किसके साथ? त्वक के साथ। तहा त्वक संबद्ध कोमल द्रव्य में कठिन स्पर्शाभाव का विशेषणता संबंध स्पष्ट है, वो तो स्पष्ट है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आगे, जहां स्पर्श में रूपत्वाभाव, ध्यान दीजिए, स्पर्श में रूपत्वाभाव, उसका प्रत्यक्ष करना है। तो वैसा देखा जाए, लंबा बोलेंगे तो कौन संबंध बनेगा फिर? संयुक्त समवेत विशेषणता। संयुक्त समवेत विशेषणता, क्योंकि त्वक संयुक्त हुआ कौन? घट। उसमें समवाय संबंध से कौन? स्पर्श। और उस स्पर्श में रूपत्वाभाव का विशेषणता संबंध। अतः यहां पर स्पर्श कैसा हुआ? त्वक से संबंध वाला हुआ। त्वक इंद्रिय का स्पर्श के साथ संबंध है। कौन संबंध है? संयुक्त संबंध, संबंध वाला है ना। अतः स्पर्श को कह देंगे त्वक संबद्ध है। कौन? स्पर्श। त्वक संबद्ध कौन हुआ यहां पर? स्पर्श। संबद्ध मतलब संबंध वाला। कौन संबंध है? संयुक्त संबंध। जहां स्पर्श में रूपत्वाभाव का प्रत्यक्ष होवे, ता त्वक का स्पर्शते। त्वक का स्पर्शते मतलब स्पर्श गुण के साथ कौन संबंध है? संयुक्त समवाय संबंध संबंध है। त्वक से संयुक्त समवाय संबंध वाला होने थे, त्वक इंद्रिय से संयुक्त समवाय संबंध स्पर्श। अतः कह देंगे त्वक संबद्ध है। कौन? स्पर्श। त्वक संबद्ध है कौन? स्पर्श, मतलब संबंध वाला है। कौन संबंध वाला है? कौन है संबंध पड़ता है बीच में? संयुक्त संबंध। उसी प्रकार स्पर्शत्व भी त्वक संबद्ध है, संबद्ध है। त्वक संबद्ध कौन? स्पर्शत्व जाति। त्वक संबद्ध कौन? स्पर्शत्व जाति। बराबर है कि? आप ध्यान दीजिए, त्वक संबद्ध है स्पर्शत्व जाति, मतलब त्वक इंद्रिय के साथ संबंध वाली है। कौन? स्पर्शत्व। कौन संबंध वाली है? संयुक्त समवेत समवाय। त्वक संयुक्त घट, उसमें समवाय स्पर्श का, उसमें समवाय स्पर्शत्व का। अतः त्वक इंद्रिय के साथ संबंध वाला स्पर्शत्व हुई कि नहीं? कौन संबंध बना बीच में? संयुक्त समवेत समवाय है कि? किंतु संबंध वाली है ना स्पर्शत्व जाति। अतः एक शब्द में कह देंगे त्वक संबद्ध है। कौन? स्पर्शत्व जाति। संबद्ध है मतलब संबंध वाली है। कौन संबंध है? त्वक संयुक्त संवेद समवाय। लगे कि नहीं? तो संबद्ध के पेट में हो सकता है कभी संयोग, हो सकता है कभी संयुक्त समवाय, हो सकता है कभी संयुक्त संवेद समवाय, किंतु है तो त्वक संबद्ध। अतः एक अभाव के प्रत्यक्ष के लिए एक संबंध बन जाएगा फिर। कौन? त्वक संबद्ध विशेषण। क्या जी? त्वक संबद्ध विशेषण। तो घट में किसी अभाव का प्रत्यक्ष, घट में पट का अभाव है, प्रत्यक्ष करना है, संबंध कौन? त्वक संबद्ध विशेषण। बराबर है? वैसा देखा जाए तो त्वक संयुक्त विशेषण। बराबर। घट में जो स्पर्श गुण, उसमें रूपत्व का अभाव प्रत्यक्ष करना है, तो भी संबंध वही बनेगा। कौन? त्वक संबद्ध विशेषण।
किंतु वैसा विचार करेंगे तो त्वक संयुक्त समवेत विशेषणता है कि नहीं। त्वक संयुक्त घट, उसमें समवाय संबंध स्पर्श, उसमें विशेषणता। किंतु इतना लंबा कहां तक बोलेंगे, एक शब्द में बोल देंगे, क्या? त्वक संबद्ध विशेषणता। अब थोड़ा और बढ़ते आगे, है कि नहीं। स्पर्शत्व जाति में घटत्व का अभाव, स्पर्शत्व जाति उसमें क्या है? घटत्व का अभाव। घटत्व का अभाव, अभाव का प्रत्यक्ष करना है, एक ही संबंध है, कौन? त्वक संबद्ध विशेषणता। किंतु वैसा देखा जाए तो क्या संबंध बनेगा? त्वक संयुक्त समवेत विशेषणता। त्वक संयुक्त घट, उसमें समवाय स्पर्शक, उसमें समवाय स्पर्शत्व, उसमें विशेषणता। किंतु इतना लंबा बोलने की अपेक्षा एक शब्द में क्या बोलेंगे? त्वक संबद्ध विशेषणता। बात समझ में आ रही है? चलो फिर, तात्वक का स्पर्शते संयुक्त समवाय संबंध है। त्वक से संयुक्त समवाय संबंध वाला होने ते क्या बन गया? त्वक संबद्ध स्पर्श है। स्पर्श कैसा हुआ? त्वक संबद्ध संबंध हुआ ना, वहां पर भी संबद्ध पद चाहिए, ऊपर से 5वीं पंक्ति। त्वक संबद्ध स्पर्श है। तामे, उस स्पर्श में रूपत्वाभाव का विशेषणता संबंध है। स्पर्श में रूपत्वाभाव का क्या है? इस रीति से त्वाच प्रमा के हेतु संयोगाधिक 4 ही संबंध है। इस प्रकार त्वाच प्रत्यक्ष होने के लिए संबंध कितने? 4। कौन कौन? नंबर 1 संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय और संबद्ध विशेषणता। और त्वक का इसलिए त्वक सबको जोड़ेंगे, त्वक संयोग, त्वक संयुक्त समवाय, त्वक संयुक्त समवेत समवाय, त्वक संबद्ध विशेषणता। ठीक है। और इन 4 ही संबंधों से जिसका भी प्रत्यक्ष होता है, त्वाच प्रत्यक्ष होता है, उसके लिए करण कौन? त्वगिंद्रिय। फल क्या? त्वाच प्रमा। और व्यापार क्या? ये 4 ही संबंध। हो गया? इतना हो गया तो त्वाच प्रमा का निरूपण समाप्त हुआ। आगे क्या है? आगे शीर्षक छपने का बाकी रह गया है। आपके पुस्तक में भी ऐसा है क्या? मैं आप बदल नहीं किया कुछ, तो शीर्षक लिखिए वहां पर, हेडिंग कहाँ लिखेंगे? हाँ, 4 ही संबंध इसके आगे, हेडिंग बीच में। प्रत्यक्ष प्रमा के भेद, चाक्षुष प्रमा के निरूपण। प्रत्यक्ष प्रमा के भेद, चाक्षुष प्रमा के निरूपण। और हेडिंग का नंबर है 7। आगे वाला 8 नंबर आ रहा है, पीछे का 6 नंबर का है। 7 वाला शीर्षक देने का भूल गए वो लोग, लग गया ना। तो प्रत्यक्ष प्रमा के भेद, प्रत्यक्ष प्रमा का भेद कौन है? अब चाक्षुष प्रमा, उसका विचार करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। लग गया जी? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।